काशी हिंदू विश्वविद्यालय ही एकमात्र ऐसी संस्था है जहाँ पे ये विभाग सिद्धांत दर्शन नाम से, हमारे जो शिक्षक गण थे उन्होंने ये मांग रखी थी कि इस विभाग का नाम आयुर्वेद सिद्धांत रखा जाए। सिद्धांत दर्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेदा क्या मीनिंग है? साइंस जब हम लोग पढ़ते हैं तो साइंस क्या है? साइंस इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज। आयुर्वेद में भी कुछ ऐसे मूलभूत सिद्धांत हैं। बुद्धि कहती है हमारी कि ठंडी पड़ रही है और हमें कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है। आप पीते हैं, नतीजा क्या होता है? सर्दी, खांसी और जुकाम। किसी को फिल्म देखने का शौक है तो लगातार 12 घंटे 14 घंटे वेब सीरीज है 14 घंटे देख रहे हैं। अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, हल्की ठंडी रात में पड़ने लग रही है और इस समय अगर हम एसी चला के सोएंगे तो संभवतः। आयुर्वेद से आप क्या समझते हैं? बहुत सी बातें कही गई हैं। आयुर्वेद को कह दिया आयुर्वेदो अमृता नाम। तमाम ऐसे प्रकरण मिलते हैं, तो जो लाभकारी जैसे हो उसको उसी तरह अपनाएं। हेलो एंड वेलकम टू द एमएन पॉडकास्ट। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों की, यानी उस फाउंडेशन के बारे में जिस पे पूरा आयुर्वेद साइंस टिका हुआ है। आयुर्वेद का नाम सुनते ही ज़्यादातर लोगों के मन में आता है हर्ब, ऑयल, मसाजेस या फिर नेचुरल हीलिंग। पर आयुर्वेद सिर्फ इलाज का ज़रिया नहीं है, ये एक सोच है, एक दर्शन है और ज़िंदगी जीने का तरीका है। इस एपिसोड में हम समझेंगे आयुर्वेद के सिद्धांत दर्शन का असली मतलब क्या है, कैसे ये कॉन्सेप्ट आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में भी प्रैक्टिकल है, कैसे ये एंशिएंट साइंस को हम समझकर अपनी लाइफ में बैलेंस ला सकते हैं। हम बात करेंगे फिलॉसफी से लेकर प्रैक्टिकल हेल्थ केयर तक, सूडो साइंस और साइंस के बीच में कन्फ्यूजन तक और 21st सेंचुरी में आयुर्वेद के फ्यूचर तक। तो अगर आप कोई आयुर्वेदा स्टूडेंट हैं, प्रैक्टिशनर हैं या सिर्फ आयुर्वेद का ज्ञान जानना चाहते हैं तो ये एपिसोड आपके लिए है। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़ रहे हैं एक विशेष विद्वान जो आयुर्वेद को सिर्फ चिकित्सा पद्धति नहीं बल्कि एक दर्शन और फिलॉसफी के रूप में समझते और समझाते हैं। डॉक्टर देवानंद उपाध्याय जो डिपार्टमेंट ऑफ सिद्धांत दर्शन फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा IMS BHU में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर उपाध्याय ने अपना BMS, MD और PhD तीनों IMS BHU से कंप्लीट किया। उनका रिसर्च का काम आयुर्वेद की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को दोबारा समझने, समझाने और उसको वैलिडेट करने में फोकस रहा। डॉक्टर उपाध्याय को बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ये कई एकेडमिक कमेटी जैसे NCISM के करिकुलम डेवलपमेंट पैनल में भी एक्टिव रहे हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि आयुर्वेद के ये टाइमलेस प्रिंसिपल्स सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है बल्कि इनको कैसे हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा, डिकोडिंग द टाइमलेस विजडम विद डॉक्टर देवानंद उपाध्याय। सबसे पहले तो सर आप अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताइए एंड आयुर्वेदा फिलॉसफी से मतलब आपको इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ आयुर्वेद फिलॉसफी में? ओके, सो मेरा जन्म बनारस में ही हुआ है। आई वाज ब्रॉट एंड बॉर्न इन बनारस इटसेल्फ। सो मेरी प्रारंभिक जो शिक्षा दीक्षा हुई वो बनारस में ही सनबीम इंग्लिश स्कूल में हुई और बाद में 9th से 12th मैंने जो है सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल से अपनी 9th से 12th किया। उसके बाद 2 साल की तैयारी के पश्चात BMS BHU में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसके पीछे भी एक कहानी है। 2 साल की तैयारी के बाद कई मित्र जो है जो साथ में तैयारी कर रहे थे वो MBBS में हो गए, कई जो है BMS आदि में भी हो गए। तो 2 साल की तैयारी के बाद ये हम लोगों ने डिसाइड किया, मैं मेरे पिताजी भाई लोग, कि हमें BHU से ही BMS करना चाहिए और 2004 में यहाँ पे चयन हुआ। तो 2004 से 10 तक BMS और उसके पश्चात 2010 से 13 तक MD यहीं पे करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ प्रोफेसर ब्रिज कुमार द्विवेदी सर के अंडर। उसके बाद 2013 से 14 तक मैंने बाहर कार्य किया। 2014 में सीनियर रेजिडेंसी का पुनः जो है एक सौभाग्य प्राप्त हुआ 14 से 17 और उसके बाद 2019 से यहीं पे एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर BHU में सिद्धांत दर्शन विभाग में हूँ। तो जो सिद्धांत दर्शन विभाग है
एक्चुअली काशी हिंदू विश्वविद्यालय ही एकमात्र ऐसी संस्था है जहाँ पे ये विभाग सिद्धांत दर्शन नाम से है। प्राय हर जगह ये आयुर्वेद संहिता सिद्धांत नाम से है, लेकिन हमारे यहाँ पहले ये डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स नाम से हुआ करता था। उसके अंडर 4 सेक्शंस हुआ करते थे। तो 2006 में एक सारे सेक्शंस को एज एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स डेवलप किया गया। तो डिपार्टमेंट ऑफ क्रिया शरीर, डिपार्टमेंट ऑफ रचना शरीर, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ स्वस्थ तन योगा और डिपार्टमेंट ऑफ सिद्धांत दर्शन। तो हमारे जो शिक्षक गण थे उन्होंने ये मांग रखी थी कि इस विभाग का नाम आयुर्वेद सिद्धांत रखा जाए, लेकिन उस समय जो तत्कालीन डीन थे, डायरेक्टर थे, उन्होंने सिद्धांत दर्शन इसके कंटेंट को सोच के रखा होगा, प्रायः मुझे ऐसा प्रतीत होता है। जो सिद्धांत दर्शन है एक्चुअली, तो मुख्यतः हमारे जो विषय है उसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेद और जो दार्शनिक पक्ष हैं आयुर्वेद के, ये मुख्य विषय रहे हैं। तो इसलिए संभवतः इस विभाग का नाम सिद्धांत दर्शन पड़ा और अभी भी वो विभाग सिद्धांत दर्शन नाम से ही है। सिद्धांत दर्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेदा, क्या मीनिंग है? इसको थोड़ा आप डिटेल में एक्सप्लेन करिए। ओके, तो जो सिद्धांत दर्शन एक्चुअली 2 शब्दों का से मिलके बना है। एक तो पक्ष है सिद्धांत, आज के परिप्रेक्ष्य में जैसे उसे थ्योरी समझ सकते हैं या प्रिंसिपल, और हाँ जी, और दूसरा जो दार्शनिक पक्ष है, जो आज के परिप्रेक्ष्य में भले ही उसे फिलॉसफी से कंपेयर किया जाता है, एक पैरेलल टर्म दिया जाता है, लेकिन ये टर्म्स जो है वेल डिफाइंड हैं। जैसे आयुर्वेद में सिद्धांत बहुत ही विशालकाय और कहा जाए कि एक ऐसा शब्द है जो कि ये बताता है कि आयुर्वेद की प्रत्येक बातें एविडेंस बेस्ड हैं। जैसे इसके परिभाषा में ही अगर देखो, कैसे, जैसे आपने अभी बोला एविडेंस बेस्ड जी, बट लोग तो इसको सूडो साइंस कह रहे हैं, तो हाउ तो अगर देखा, अच्छा इसका निराकरण ऐसे हो सकता है। साइंस क्या है? साइंस जब हम लोग पढ़ते हैं तो साइंस क्या है? साइंस इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज जिसमें ऑब्जर्वेशंस होते हैं, हाइपोथेसिस फ्रेम होते हैं, उसके बाद इन्फ्रेंस होती है, एक्सपेरिमेंटेशन होते हैं, फिर कोई एक फैक्ट एस्टेब्लिश होता है। तो उसका भी औचित्य क्या है? टू गेन एज इट इज नॉलेज ऑफ एनीथिंग, जो जैसा है वो वैसा एस्टेब्लिश करना, राइट। अब आयुर्वेद में अगर सिद्धांत को देखा जाए तो सिद्धांत की परिभाषा में ही ये बात आती है। सिद्धांत की परिभाषा ऐसे कही गई है कि सिद्धांतो नाम स यह परीक्षकैर बहुविधम, मतलब मल्टीपल एग्जामिनर्स विल बी रिक्वायर्ड। परीक्षकैर बहुविधम, बहुविध विधियों से परीक्षय, वो एग्जामिन करेंगे और क्या करेंगे? हेतुओं के द्वारा। दे विल यूज डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स to experiment and to reach at output. Yeah, this sounds very scientific. Yes, and after that it is said sthapyate, something will be established and the final establishment will be told as a निर्णय। So अगर आप ये भी देखिए कि कोई postulate थ्योरी तक कैसे या प्रिंसिपल तक कैसे पहुंच सकता है। तो postulate जो भी सोचा गया, तो मल्टीपल एग्जामिनर्स उसको एग्जामिन कर रहे हैं, वेरियस टूल्स मेथोडोलॉजीज ऑप्ट कर रहे हैं, एंड दे आर रीचिंग एट द सिमिलर कंक्लूजन। सो दैट इज व्हाट हैज बीन सेड इन द आयुर्वेद इटसेल्फ, सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में। और अगर दर्शन देखा जाए तो दर्शन में कहा गया दृश्यते अनेन इति दर्शनम, मतलब क्या है? एक व्यक्ति का जो विजडम है, जो विजन है या विजडम कहा गया, उस क्या कहा जाए, विषय को जानने के लिए, तो अपने ज्ञान चक्षुओं द्वारा कहा गया कि हमारे महर्षि जो पुराने थे उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान इसी प्रकार प्राप्त किया। कहा गया महर्षि अस्ति ददृशु यथावत ज्ञान चक्षुषा, अपने ज्ञान चक्षुओं से उन्होंने देखा, एज इट इज नॉलेज गेन किया और कुछ अब फैक्ट्स पाए, उन्होंने एस्टेब्लिश किया आयुर्वेद की बातों को। तो हम देखते हैं सिद्धांत और दर्शन दोनों पक्ष आयुर्वेद में ये बताते हैं कि आयुर्वेद इज वेरी साइंटिफिक एंड इट कैन नॉट बी सेड एज अ स्यूडो साइंस। सिद्धांत दर्शन जैसे आपने बताया कि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा, तो कुछ इसके कहीं पे किसी चैप्टर में जो है इसका डिटेल्ड वर्णन है क्या, डिस्क्रिप्शन है क्या? सिद्धांत दर्शन 2 अलग अलग शब्द हैं एक्चुअली। अब तो कुछ प्रिंसिपल्स जैसे उनका डिस्क्रिप्शन है। इसको कैसे लिया गया कि
कुछ हम जैसे एक अगर एग्जाम्पल ले लें कि एक पौधा है, पौधे का कुछ जड़ होगा और जड़ से ही उसको जल मिलेगा या मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, उसी के थ्रू तना फले फूलेगा या उसकी पत्तियां शाखाएं फले फूलेंगी। तो इसी प्रकार कहा गया कि आयुर्वेद में भी कुछ ऐसे मूलभूत सिद्धांत हैं जिनके आधार पे ही अन्य जितनी भी बातें हम करते हैं वो उन्हीं पे आधारित हैं। जैसे उस मूलभूत सिद्धांत को कहा गया, सबसे बड़ा सिद्धांत तो सामान्यवाद माना गया। अच्छा। जहाँ पे कहा गया कि इस लोक में और इस पृथ्वी पे, इस कहा गया भूलोक और जो यूनिवर्स है यानी ब्रह्मांड है, इसमें कुछ न कुछ सिमिलरिटी है। अच्छा। और जो मनुष्य है, मनुष्य को कह दिया एक छोटी इकाई है उस ब्रह्मांड का। तो ह्यूमन इज सेड एज एन एपिटोम ऑफ दिस यूनिवर्स। तो कहा गया यथा लोके तथा पिंडे। तो ये सबसे बड़ा सिद्धांत है, जहाँ इसे लोक पुरुष साम्य सिद्धांत कहा जाता है। इसका आधार ही सामान्यवाद कहा गया, जहाँ कुछ न कुछ उसमें सामान्यता है। अब कहा गया इस लोक पुरुष साम्यता के आधार पे हमारे कौन से भाव हैं जो हमारे जिनसे हम निर्मित हैं। तो कहा गया कि पंच महाभूत वो सिद्धांत। तो पंच महाभूत सिद्धांतों का विकास हुआ। पंच महाभूत सिद्धांतों पे ही सभी अन्य तत्व बने हैं। जैसे आगे आने वाले त्रिदोष सिद्धांत, त्रिदोष का भी आधार पंच महाभूत ही माने गए। इसी प्रकार कहा गया कि शरीर का निर्माण कैसे होता है, तो वो भी कहा गया पंच महाभूत और शरीरी के समवाय से इस शरीर का निर्माण हुआ। इसी प्रकार कहा गया कि इस जगत में जितने भी तत्व हैं, इदम खलु सर्वम सचा सच, वो सभी जो है पंच महाभूत से ही बने हुए हैं। तो उनका निर्माण पंच महाभूत से ही हुआ है। तो मूलभूत पंच महाभूत सिद्धांतों को भी मानते हैं। इसके अलावा बहुत से अन्य सिद्धांत हैं, जैसे त्रिदोषवाद हो गया, दोष धातु मलवाद हो गया, इसके अलावा त्रिविध रोग आयतनवाद हो गया, सप्त धातुवाद हो गया, इसके अलावा मान के चलिए त्रिविध रोगवाद क्या है, ये भी एक है कि प्रत्येक रोग के प्रधान रूप से 3 कारण ही कहे गए। पहला प्रधान कारण कह दिया गया असात्मेंद्रियार्थ संयोग, दूसरा प्रधान कारण कह दिया गया प्रज्ञापराध, तीसरा प्रधान कारण कह दिया गया परिणाम। तो जब इन 3 फैक्टर से ही सारे प्रकार के रोग हैं, तो ये भी एक तरह का सिद्धांत ही मान लिया गया। इसको थोड़ा डिटेल में बताएंगे, जो अभी आपने ये 3 रोगों के कारण बोले हैं, हाँ। साथ में इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञा, अपराध, इसको थोड़ा प्लीज डिटेल में बताइए कि ये कैसे जो है बीमारी का कारण बनते हैं। ओके, तो इसके पीछे जाना पड़ेगा। तो द्रव्यों को जब वर्गीकृत किया गया तो 9 कारण द्रव्य माने गए। उसमें से एक कारण द्रव्य का सीरीज पंच महाभूतों को कह दिया जाता है। ख आदि शब्द आया है। इसके अलावा आत्मा, मन, काल और दिशा, प्रधान रूप से ये 9 कारण द्रव्य हैं। अब क्या होता है, पंच महाभूतों में अगर किसी प्रकार का हम पंच महाभूतों से ही निर्मित हैं, तो वो अधिष्ठान भेद से अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ जो पंच इंद्रिय हैं वो स्पेसिफिक वो पंच साधन हैं जिनके माध्यम से हम पंच महाभूतों को परसीव कर रहे हैं या उनके गुणों को हम परसीव कर रहे हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो अगर ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पे या तमाम समझने वालों के लिए कहा जाए, all the information in this entire world can be categorized under these 5 categories. So you perceive information or knowledge by only in the domain of these 5 broad categories. शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अब क्या हुआ कि अगर इनका हम बहुतायत अतियोग करें, जरूरत से ज्यादा करें या हीन योग करें, बिल्कुल प्रयोग ना करें, या गलत तरीके से, गलत ढंग से प्रयोग करें, जैसे मिथ्या योग कहा गया है, तो कहा गया है वो रोग का कारक हो जाता है। इसी प्रकार जैसे मैंने कहा कारण द्रव्यों में आत्मा और मन आता है। तो आत्मा और मन में कहा जाता है कि अगर इसमें किसी तरह का विकार होगा तो वो प्रज्ञा अपराध के माध्यम से अव्यक्त होता है। इसी को समझते हैं एक सामान्य भाषा में सबके, ताकि सब समझ पाएं। तो प्रज्ञा से मुख्यतः जो माना गया है वो हम समझे इंटेलेक्ट। तो इंटेलेक्ट अगर मान लीजिए हमें कहता है, बुद्धि कहती है हमारी कि ठंडी पड़ रही है और हमें कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी इनर फैकल्टी है जो आपको कह रही है कि नहीं पी लेते हैं। आप पीते हैं, नतीजा क्या होता है, सर्दी, खांसी और जुकाम, है ना। तो यहाँ पे आपने क्या किया, प्रज्ञा अपराध,
जो इनर आपकी कॉन्शियस माइंड आपको कह रहा था कि नहीं करना है, बुद्धि कह रही थी नहीं करना है, लेकिन फिर भी आपने उसकी नहीं सुनी। मतलब प्रज्ञा अपराध से हम ये समझ सकते हैं कि जानबूझकर किया गया। मुझे पता है कि ये जो कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम है, मुझे नुकसान करेगी, समझ सकते हैं, हाँ बिल्कुल, खा रही हूँ, हाँ तो इसको हम प्रज्ञा अपराध हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके। और दूसरा जैसे प्रज्ञा अपराध से पहले जो असात्मेंद्रियार्थ संयोग कहा, तो वो समझ सकते हैं कि हम अपने 5 सेंसरी ऑर्गन का एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं इंफॉर्मेशन से बहुत ज़्यादा। जैसे किसी को फिल्म देखने का शौक है तो लगातार 12 घंटे 14 घंटे, वेब सीरीज है 14 घंटे देख रहे हैं, नतीजा क्या होगा? उसने अपने आंखों को ज़्यादा, आंख तो एक माध्यम है, ठीक है, तो उसने ज़्यादा एग्जर्शन किया। उसी तरह साउंड के लिए हो सकता है, उसी तरह टेस्ट के लिए हो सकता है। अब टेस्ट में ही देखिए, किसी को टेस्ट में बहुत ज़्यादा मीठा खाना पसंद है, लगातार वो खाता गया, आज देख रहे हैं हम उसका नतीजा। जैसे डायबिटीज़ जैसी व्याधियाँ इसलिए भी उत्पन्न हो रही हैं क्योंकि उसने लाइफस्टाइल में भोजन मीठा खाना जो है चुना, और बहुत ज़्यादा मात्रा में चुना। उसी तरह तीसरा फैक्टर है काल। जब हम टाइम को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, टाइम फैक्टर को, वो कैसे मैनिफेस्ट होगा? जैसे सीजन में परिवर्तन होते हैं। अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है तो हम ये देख रहे हैं कि हल्की ठंडी रात में पड़ने लग रही है, और इस समय अगर हम एसी चला के सोएंगे तो संभवतः सर्दी जुकाम इस समय या बुखार होना देखा गया है। एक प्रिवलेंस देखा जाए तो इम्यूनिटी इस समय इफेक्ट होती है। तो उसका कारण माना गया कि काल, मतलब आप समय से, जो कि दिन या रात में या टेम्परेचर में या वेरिएशंस जो हो रहे हैं इस सीजन में, उससे आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको माना गया। तो वो भी कहा गया है हीन, अति, मिथ्या। मुख्य रूप से तो 3 ही होंगे अगर मेजरमेंट किया जाए उसका, तो ज़्यादा या कम या गलत तरीके से उसका सेवन करना। इससे जो है ये तीनों जो है बीमारी के कारण है। हाँ, प्रधान कारण यही माने गए हैं। आयुर्वेद से आप क्या समझते हैं सर? ये इसको आप एक फिलॉसफी समझते हैं या साइंस है, और इट्स जस्ट सिंपली अ वे ऑफ लाइफ? मैं मानता हूँ कि आपकी तीनों दृष्टिकोण सही है। अच्छा जी। कैसे? यदि आप आयुर्वेद में चरक संहिता के शारीर स्थान को पढ़ें तो वह पूरी तरह से एक कहा जाए कि दार्शनिक दृष्टिकोण देता है, जहाँ पे मनुष्य की उत्पत्ति, मन, आत्मा और शारीर स्थान में अन्य स्थानों पे भी योग की बात की गई, मोक्ष की बात की गई। तो ये सारे पक्ष ये बताते हैं कि फिलोसफिकल एस्पेक्ट, फिलोसफिकल सिर्फ स्पेसिफिकली यहाँ नहीं, लेकिन अगर शारीर स्थान को देखेंगे तो ये कहा ही गया दैव और मानुष संपदा के लिए। तो ये ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कई पक्ष जो है बहुत ही मेटाफिजिकल एलिमेंट को टच करते हैं, जिसे आज के परिप्रेक्ष्य में फिलॉसफी मानते हैं। बट मैंने फिर कहा कि फिलॉसफिकल इज अ न्यूअर टर्म। फिलॉसफी इज लव फॉर नॉलेज। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म फिलोसोफर्स विच मीन्स लव फॉर नॉलेज। लेकिन आयुर्वेद में तो उसे दर्शन कहा गया है, और आयुर्वेद का अपना स्वतंत्र मौलिक दर्शन है। उन्होंने अपना स्वतंत्र मौलिक दर्शन बताया है। तो उसका अपना स्वतंत्र मौलिक दर्शन भी आप जानेंगी तो क्या है कि जैसे वैशेषिक दर्शन में षड पदार्थों को लिया गया और उसका क्रम बताया गया कि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। आयुर्वेद में भी उन्हीं षड पदार्थों को लिया गया, लेकिन उसका अपना दार्शनिक दृष्टिकोण ये था कि हमें मुख्य रूप से धातु साम्यता अर्जित करनी है। मतलब वी हैव टू क्रिएट एन इक्विलिब्रियम। दिस इज माय मेन टास्क ऑफ द एंटायर आयुर्वेद शास्त्र, कि हमें धातु साम्यता करनी है। तो उसके लिए इस 6 फैक्टर्स को डिज़ाइन किया गया। तो वो अपना विजन था, अपना दृष्टिकोण था। तो एक पक्ष से ये भी दार्शनिक है जो कि सूत्र स्थान में है। फिर बात आती है साइंस की। तो साइंस, मैंने बताया साइंस है क्या? वो एक क्रोनोलॉजिकल सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है, जहाँ पे हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस का हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, लॉजिक पूछ रहे हैं, ये क्यों होता है, ये कैसे होता है। तो वी फ्रेम है हाइपोथेसिस। उसके बाद हम एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, और उसके बाद हम कुछ निर्णय ले रहे हैं, या हम उसको लिख दे रहे हैं, एक फैक्ट बना दे रहे हैं, और दैट बिकम्स अ साइंस। अगर
आयुर्वेद में देखा जाए तो क्या ऐसी बातें नहीं कही गई हैं? आयुर्वेद में प्रमाणों का वर्णन है और प्रमाण कहे गए हैं। प्रमाण इज अ टूल टू गेट एज इट इज नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट। तो एक श्लोक भी आता है, इदम खलु सर्वम सच्चा सच, मतलब एंटायर यूनिवर्स फैसेट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू ट्रू एंड फॉल्स, बट दैट हैज टू बी examined, and that examination will be through four examinative factors. That is, first, आप्तोपदेश, the testimonials of आप्त person, जो वो कह गए हैं या जो शास्त्र कह गया है। दूसरा कह दिया गया प्रत्यक्ष, what we observe through our senses and mind। तीसरा कह दिया we get an inferential knowledge based on our earlier observations and cause and effect theory। सो उसे अनुमान मान लिया गया। और चौथा कहा गया वी लुक फॉर अ प्रोसेस, तो इसे कह दिया गया युक्ति। सुश्रुत ने ही उपमान भी माना है, जहाँ एक एनालॉगी रीजनिंग को भी एक्सप्लेन किया उन्होंने। तो जब इतने एग्जामिनेटिव टूल्स को लिया गया है और सत्य असत का निर्णय किया गया है, तो ये कैसे नहीं कहा जा सकता कि ये साइंस नहीं है। उन्होंने निश्चित तौर पे सभी फैक्ट्स को इस्टेब्लिश करने में, लिखने में इन बातों का इस्तेमाल जरूर किया होगा। और वे ऑफ लिविंग कैसे है? तो ये वे ऑफ लिविंग ऐसे है कि ये आपको जीने का कला बताता है कि आप कैसे जिएं। तो आप दिनचर्या में देख लें, आपको सुबह से लेकर रात्रि तक क्या करना है ये बताया गया है। ऋतुचर्या अगर देखें तो ऋतुचर्या में बताया गया है हर एक परिवर्तन वाले ऋतुओं में आपको क्या आहार लेना चाहिए, क्या विहार लेना चाहिए, ये बताया गया है। आप सद्वृत्त देखें तो मॉरल एथिक्स बताए गए हैं, सोशल एथिक्स बताए गए हैं कि आपका कैसा बिहेवियर होना चाहिए, आपका कैसा कोड ऑफ कंडक्ट्स होना चाहिए, तो यहाँ पे वो बताया जा रहा है। शारीरिक स्थान में देखें तो आपको बताया जा रहा है कि योग की अवस्था से एक मनुष्य तमाम तरह की पीड़ाओं से निर्मुक्त हो जाता है, अपने कर्म का क्षय कर देता है। और अपने कहा गया है कि सभी कर्मों के क्षय के पश्चात जो मोक्ष की प्राप्ति है वो अल्टीमेट सुख बताया गया है। सो जो शास्त्र ऐसी बात कर रहा हो, जो एक प्रिलिमिनरी ह्यूमन बीइंग को लेके और उसके मोक्ष तक की परिकल्पना कर रहा हो, तो निश्चित तौर पे ये इट इंक्लूड्स ऑल द फैसेट्स। सो आयुर्वेदा बेसिकली फिलोसफिकल भी है, ये एक साइंस भी है और ये एक जीने का तरीका भी है। बिल्कुल। जो सिद्धांत दर्शन सब्जेक्ट है, इसको कैसे पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए, और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी क्या है? एक्चुअली सिद्धांत दर्शन एज अ सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि सिद्धांत दर्शन एज अ डिपार्टमेंट है। हाँ। इसमें हम लोग एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इसका नाम है पदार्थ विज्ञान। ओके। तो पदार्थ विज्ञान कहा जाए कि जब बच्चा पढ़ता है तो किसी भी सब्जेक्ट कंटेंट की जो कोर आत्मा होती है वो समझ लीजिए पदार्थ ही है। वो क्या पढ़ रहा है, तो पदार्थों के बारे में ही पढ़ रहा है। क्या अप्लाई करेगा, वो पदार्थों को ही अप्लाई करेगा। तो मुख्यतः वो पदार्थ क्या है, तो जैसे बताया था कि द्रव्य प्रधान पदार्थ बता दिया गया। द्रव्य के अंदर गुण, उनसे होने वाले कुछ एक्शंस यानी कर्म, उनमें होने वाले अंतर संबंध समवाय, और उनका एप्लीकेटिव पार्ट वो कैसे अप्लाई होगा, वो सामान्य विशेष, ये 6 पदार्थ बता दिए गए। अब देखा जाए कि जैसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में हम मुख्यतः सामान्य और विशेष प्रिंसिपल को ही अप्लाई करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे, पुराने समय में क्या होता था कि यदि किसी को बहुत ज़्यादा रक्त अल्पता है या रक्त क्षय हो गया किसी कारण से, उस समय युद्ध हुआ करते होंगे या तमाम अन्य माध्यम से, तो क्या करते थे कि रक्त के जैसा ही बकरी का जैसे रक्त जो है किसी माध्यम से, बस्ती के माध्यम से दे दिया करते थे। तो क्या सोच हुआ करती थी कि शरीर में जिस तत्व की कमी है उस तत्व के जैसा ही या वही हमें अगर दे दिया जाए तो उसकी जो क्षीणता है, उसका जो डिप्लीशन है वो फुलफिल हो सकता है। यही आधार ही है सामान्यता का। सो जो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं, सिमिलर फंक्शंस हैं या सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वाले द्रव्य हैं, वी अप्लाई दोज बिकॉज वी कैटेगराइज देम एज वन, एंड बाय द वर्च्यू ऑफ देम वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिप्रिसिएशन। एक मॉडर्न एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे कि किसी को डिहाइड्रेशन हो जाती है
तो डिहाइड्रेशन में हम क्या देते हैं, ORS का यूज़ करते हैं। अब डिहाइड्रेशन है क्या, वाटर का लॉस, उसके साथ मिनरल्स का, इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस। और ORS आप देखेंगे तो ORS में लगभग वही कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो आपका लॉस हुआ है, द लॉस ऑफ मिनरल्स दैट और लॉस ऑफ वाटर, हम उसी तत्व को शरीर में वापस दे रहे हैं। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सामान्य, क्योंकि डायरिया के माध्यम से शरीर में जल की तत्व की कमी हो गई है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो गई है, उनको उसी माध्यम से, बाहरी माध्यम से उसी जैसा हम कोई तत्व बना के देते हैं, ORS देते हैं। या अगर देखा जाए DNS, डेक्सट्रोज DNS दिया जाता है या रिंगर लैक्टेट दिया जाता है एज अ फ्लूइड, वो क्यों देते हैं, क्योंकि जिस तत्व की कमी है उसको हम बाहर से हम देते हैं। तो दैट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड सामान्य। तो सामान्य का प्रिंसिपल डिराइव ही हुआ कि जिसकी कमी है हमें शरीर में उसी जैसा देना है और उसको साम्यता की तरफ ले जानी है। बैलेंस। तो सर्वदा सर्वभामानम सामान्यम वृद्धि कारणम। और वो विशेष कहा गया है कि विशेष जिस चीज की वृद्धि हो गई है, हमें अगर क्षीण करना है तो विशेष का उपयोग करना पड़ेगा। जैसे पहले के समय में कहा जाता था कि किसी में रुक्षता अगर डेवलप करनी है तो कोदो सावा का प्रयोग किया जाता था। अच्छा। हाँ, जैसे आज के समय में लो जो है ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले जो फूड पदार्थ हैं उसमें कोदो सावा हुआ करते थे। तो पहले के समय में कोदो सावा की ही अबेंडेंस थी। आज तो गेहूं आदि बिल्कुल, तो आज हायर ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले में चावल और गेहूं है, लेकिन कोदो सावा प्रयोग होते थे। तो रुक्षता वो शरीर में उत्पन्न करता है, तो वो विशेष द्रव्य के तौर पे प्रयोग किया जाता था पहले। हमें मोटापा कम करना है तो इस जैसे द्रव्यों को प्रयोग करना है। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में हम सामान्य विशेष को प्रयोग करते हैं फॉर द एज अ बेसिस फॉर ट्रीटमेंट। हाँ हाँ। विशेष का कुछ और एग्जाम्पल, जैसे कि क्या हो सकता है, विशेष से कैसे चिकित्सा करेंगे? एक तो आपने ये बताया बिसावा और कोदो का, दूसरा क्या कुछ कॉमन एग्जाम्पल? जैसे मान लीजिए किसी को निद्रा अल्पता है, किसी को नींद नहीं आ रही, जैसे विशेष हो चाहे सामान्य हो, शास्त्रों में ये वर्णित है कि द्रव्य के माध्यम से, गुणों के माध्यम से और कर्म के माध्यम से हम उसे सामान्य और विशेष का उपयोग कर सकते हैं वृद्धि और क्षय के रेफरेंस में। सर, विशेष का कुछ ट्रीटमेंट से किसी बीमारी के पर्सपेक्टिव में एग्जाम्पल देके थोड़ा समझाइए। सबसे कॉमन तो एग्जाम्पल है स्पोर्ट्स इंजरी में, आपने देखा होगा। हाँ। जैसे ही चोट लगती है हम क्या करते हैं, आइस को जो है वहाँ टच कराते हैं, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन जो इंड्यूस होता है, वहाँ पे लोकल टेम्परेचर रेज्ड होता है, तो उसको तत्काल कम करने के लिए आइस का प्रयोग कराते हैं। तो जहाँ उष्णता बढ़ी, हमने शीतता के द्वारा उसको कम करने की कोशिश की। यही विशेष या विपरीत चिकित्सा है, क्योंकि विशेष सिद्धांत ही है, हाँ, विशेषस्तु विपर्ययः, विपरीत चिकित्सा। अब देखिए इसका कई जगह प्रयोग मिलता है। जैसे जब उपशय बताने लगे, उपशय यानी आहार, औषध और विहार की ऐसी प्रयोग जिससे शरीर में जो रोग है वो शांत हो जाए। तो वहां पे हेतु विपरीत चिकित्सा बताई गई कि जिस कॉज से हो रहा है उसको आप अपोजिट दीजिए। व्याधि विपरीत चिकित्सा बताई गई, तो वहां भी मिलता है। आप एक अन्य जगह देखिए जहां पे माना गया है कि शरीर में मान लीजिए रुक्षता बढ़ जाना। हम ये देखते हैं कि जाड़े के समय में हमारे शरीर में मॉइस्चर की कमी हो जाती है, रूखापन बढ़ जाता है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं। तो वहां पे अगर आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्निग्धता, हमने स्नेहन अप्लाई किया और रुक्षता को हमने कम किया। स्नेहन के माध्यम से स्निग्धता ही बढ़ेगी मतलब, लेकिन वो रुक्षता को काउंटर अटैक करेगा। तो काउंटर अटैक करना, उसके विपरीत जाकर वो चिकित्सा के तौर पे ये प्रयोग होता है जहाँ पे विपरीत, हाँ, इसी को हम विशेष या विपरीत चिकित्सा या विपर्यय समझें। तो यही है विशेष के लिए। विशेष, ओके। आयुर्वेद की कितनी ब्रांचेज हैं सर, और अभी इनका क्या स्टेटस है? अगर सभी पुराने शास्त्रों में देखा जाए तो मुख्यतः 8 प्रधान ब्रांचेज ही बताए गए।
अच्छा। और जैसे चरक संहिता मुख्यतः चिकित्सा प्रधान ग्रंथ मानी गई है, तो वो उसने पहले काय चिकित्सा का वर्णन किया है। तो काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्ट्रा, जरा, वृष, ये 8 प्रधान ब्रांच माने गए हैं। काय चिकित्सा, बाल या कौमारभृत चिकित्सा, कौमारभृत एक ब्रांच ही है, बाल चिकित्सा कह दीजिए उसे। उसके अलावा शल्य, शालाक्य, आ, आचार्य चरक ने गर्भवैरोधिक प्रशमन जो दंष्ट्रा के लिए उन्होंने ये कह दिया है। इसके अलावा रसायन और वाजीकरण ये बताया गया है। इसके अलावा एक ब्रांच थी भूत विद्या। तो प्रधान रूप से ये 8 ब्रांचेस बताई गई हैं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में भी, आज के इतने हजारों वर्षों बाद भी देखा जाए तो काय चिकित्सा अभी भी है, शल्य चिकित्सा है, शालाक्य चिकित्सा है। रसायन वाजीकरण का प्रयोग काय चिकित्सा के अधीन ही होता है। और भूत विद्या एक नेग्लेक्टेड ब्रांच है, जहाँ ये लगभग एक तरह से लुप्त होती जा रही है। इसके प्रैक्टिशनर्स बहुत नहीं मिलते हैं। और बाकी दंष्ट्रा या अगत तंत्र के नाम से एक ब्रांचेस हैं। और चूँकि हम लोग शैक्षणिक संस्थाओं में NCISM के कोर्स और पूर्व में CCIM के कोर्स के तहत अलग अलग तरह के ब्रांचेस पैरेलली टू BMS फर्स्ट प्रॉफ, सेकंड प्रॉफ, थर्ड प्रॉफ, इसमें अन्य जो है ब्रांचेस भी बनाए गए, जैसे रचना शरीर, ये एक अलग ब्रांच हो गई। क्रिया शरीर, स्वस्थ वृत्त एंड योग, उसी तरह आयुर्वेद संहिता सिद्धांत। उसके अलावा काय चिकित्सा पढ़ाया जाता है, शल्य, शालाक्य, बाल रोग, स्त्री रोग। तो इस तरह से 16 या 17 ब्रांचेस, संज्ञाहरण आदि जो ब्रांचेस हैं वो विकसित हुए, जो शैक्षणिक संस्थाओं में मिलते हैं। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखा, जैसे मैंने कहा, भूत विद्या लगभग है, उसका बहुतायत प्रयोग एटलीस्ट आयुर्वेद जगत में नहीं मिलता। रसायन वाजीकरण का भी बहुत प्रयोग नहीं मिलता। एज अ इंडिपेंडेंट ब्रांच तो बिल्कुल नहीं मिलता, देखने को नहीं मिलता है कहीं। बहुत सारी बातें करी सर आपसे हमने। नाउ कैन यू प्लीज डिस्क्राइब आयुर्वेदा इन 59 सेकेंड्स? आयुर्वेद के लिए सबसे पहले, जैसे हम लोगों ने पहले कहा था कि आयुर्वेद जीवित का शास्त्र है, तो इट इज़ अ वे ऑफ लिविंग। तो आयुर्वेद के जितने प्रिंसिपल हैं उसको अपनाना चाहिए, चाहे वो दैनिक दिनचर्या हो, ऋतुचर्या हो, क्या आहार ले सकते हैं, दिन के जितने भी शैलियाँ बताई गई उनमें से क्या अपनाया जा सकता है। और शास्त्र को ज़्यादा से ज़्यादा, खासकर जो आयुर्वेद में हैं, उन्हें ऐसा होना चाहिए कि शास्त्र को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, शास्त्र को ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि जब तक हमारे प्रैक्टिशनर्स ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, तब तक आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा तो है लोगों के मन में, लेकिन चूंकि खोजने जाते हैं जब आयुर्वेद के लोगों को, तो आयुर्वेद बहुत कम मिलता है। तो आयुर्वेद के लोग जब प्रैक्टिशनर्स के तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा दिखेंगे मार्केट में, तभी आयुर्वेद का विकास होगा, लोगों का अपनाना उसी समय संभव हो पाएगा। बाकी आयुर्वेद एक संपूर्ण शास्त्र है जिसमें सभी तरह की बातें कही गई हैं। आज के दृष्टिकोण में देखा जाए तो गाय से ज़्यादा भैंस अगर पॉपुलर हो गई है, तो हम लोग लगे हुए हैं गाय को काला करके भैंस बनाने में, क्योंकि भैंस ज़्यादा बिक रही है। तो आयुर्वेद को ऐसा ना सोचें, आयुर्वेद में बहुत सी बातें कही गई हैं। आयुर्वेद को कह दिया आयुर्वेदो अमृता नाम, अमृत तुल्य है। इसमें बहुत से, इसमें चिकित्सा शास्त्र भी है, जीवन जीने की शैली भी है, जीवन को उपयोगी बनाने की शैली भी है, योग भी है, मोक्ष भी है, तमाम ऐसे प्रकरण मिलते हैं। तो जो लाभकारी जैसे हो उसको उसी तरह अपनाएं। संपूर्ण जगत और इस जगत में जो कुछ भी है सब आयुर्वेद है मान सकते हैं, बिल्कुल है ही। अगर कोर परिभाषाओं पे जाएं तो ऐसा ही था। One Ayurvedic herb you can't do without. Time taking, हाँ। सितोपलादी चूर्ण। Okay. Your go-to comfort food. दाल चावल। Dal chawal. Nice. The first word that comes to mind when you hear Ayurveda. It is a complete health package. Nice. Morning person or night owl? Night out. A book
Ayurveda or otherwise you would recommend everyone to read? चरक संहिता. Charak Samhita. Is it possible for everyone to read it and understand it? Yes, it is available in every language, so you may read in English or Hindi. It's available in Hindi and English. Hindi, English, yeah. Okay, nice. One myth about Ayurveda you wish people would stop believing. It does not have a side effect. Very true. If not an Ayurvedic physician, what would you have been? I would have been a musician. Nice. Tea, coffee, or herbal decoction? I like tea. One place in India you feel most connected to Ayurveda. I think South India is most connected. If you could describe Ayurveda in just 3 words, what would that be? We already discussed. It is an art, science, and philosophy of life. Very nice. Now, what final message would you like to give to my audience? आयुर्वेद जो सदियों पुरानी परंपरा धरोहर अपने शास्त्रों के माध्यम से लिखी गई है, वो प्रत्येक व्यक्तियों के लिए कहा जाए एक जीवनदायिनी है. इट इज़ अ लाइफ सेविंग. सो इफ़ यू फॉलो द आयुर्वेदिक ट्रिक्स, द आयुर्वेदिक मेथड्स, then I think the course of time period that you have been allotted by birth, you will complete it by full happiness, and you will enjoy the life with full happiness once you are healthy. So health is said to be the core for every type of enjoyment, and this body, जो कहा गया शरीर, that is the place where all sorts of happiness lies. So you must focus on health, and you must focus on keeping your body healthy. Very nice. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much, Aman, for calling me in your podcast. नमस्कार. मैं अपने गेस्ट डॉक्टर देवानंद उपाध्याय का बहुत सारा धन्यवाद करना चाहती हूँ. आप सभी का भी मैं बहुत सारा धन्यवाद करना चाहती हूँ मेरा पॉडकास्ट देखने के लिए. अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए. वी डू रीड ऑल दी कमेंट्स एंड वी विल ट्राई टू आंसर इट. सी यू सून इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट. हैव अ नाइस डे.